Good morning students. In the last class we have discussed about the compound of oxygen, that is oxygen and ozone. Today we are going to discuss about the compound of sulfur और एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर. ठीक है, तो इसमें एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर और जनरल SO2 की बात करेंगे हम लोग आज. ठीक है, तो एलोट्रॉप्स समझते हैं. एलोट्रॉप्स मीन्स अगर सल्फर के एलोट्रॉप्स के बोलें तो जो एलोट्रॉप्स होते हैं उनका केमिकल फिजिकल जो नेचर है वो अलग अलग होता है, पर उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती है. ठीक है, जैसे कि कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं ग्रेफाइट और डायमंड, तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होगी बट केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, सेम होगी. वैसे जो सल्फर के एलोट्रॉप्स होते हैं उनकी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती हैं बट उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होती है. मतलब वो ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे, वो क्लोरीन के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे. तो सल्फ़र जो है, चाहे वो रोम्बिक सल्फ़र हो, चाहे वो मोनोक्लिनिक सल्फ़र हो, वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ सेम तरीके से ही रिएक्ट करते हैं. तो केमिकल रिएक्शन वो सेम टाइप के देते हैं बट उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती है. ठीक है, सो सल्फ़र के एलोट्रॉप्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. कुछ जो एलोट्रॉप्स होते हैं दे आर क्रिस्टलाइन, मतलब उनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, और कुछ एमॉर्फस होते हैं. ठीक है, अब जो क्रिस्टलाइन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर. रोम्बिक सल्फर को बोलते हैं हम लोग अल्फा सल्फर और मोनोक्लिनिक को बोलते हैं बीटा सल्फर. तो इस चैप्टर में हम जनरली सिर्फ अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर के बारे में ही बात करेंगे. जो एमॉर्फस सल्फर है, प्लास्टिक, कोलाइडर और मिल्क ऑफ सल्फर, ये हमारे कोर्स में नहीं है. ठीक है, फिर भी से मैंने बता दिया कि एमॉर्फस जो सल्फर है ये तीन टाइप का होता है, प्लास्टिक सल्फर, कोलाइडर और मिल्क ऑफ सल्फर. प्लास्टिक सल्फर को डेल्टा सल्फर भी बोलते हैं. ठीक है, तो हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर, दैट इज रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर. ठीक है, तो जो अल्फा सल्फर है वो येलो कलर का होता है, और जो रोम्बिक अल्फा सल्फर या रोम्बिक सल्फर जो है वो येलो कलर का होता है, और जो मोनोक्लिनिक या फिर बीटा सल्फर है ये कलरलेस या डल येलो कलर का होता है. ठीक है, दोनों का मेल्टिंग पॉइंट भी अलग अलग होता है. अल्फा सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट होता है 385.8 केल्विन, जबकि बीटा सल्फर का होता है 393 केल्विन. ठीक है, दोनों की स्पेसिफिक ग्रेविटी भी अलग अलग होती है. अगर हम अल्फा सल्फर की बात करें तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.06 और इसकी 1.98. तो हम लोग देख सकते हैं कि दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हैं. मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कलर है ना, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी. थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें so alpha sulfur is stable below 369 Kelvin and this beta sulfur is stable above 369 Kelvin, है ना. ये 369 को देखो, 3 का टेबल है, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9. तो 369 केल्विन पे अल्फा सल्फर स्टेबल होता है, 369 के नीचे अल्फा सल्फर स्टेबल होता है, और 369 के ऊपर बीटा सल्फर स्टेबल होता है. ठीक है, पर एट 369 both the सल्फर्स आर स्टेबल एंड दे कोएग्जिस्ट. एक्चुअली होता क्या है कि बोथ द एलोट्रॉप्स आर सल्फर आर इंटर कन्वर्टिबल. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है. इंटर कन्वर्टिबल मतलब आप अल्फा सल्फर को बीटा सल्फर में कन्वर्ट कर सकते हो और बीटा सल्फर को अल्फा सल्फर में भी कन्वर्ट कर सकते हो. ठीक है, इसको नोट कर लिया. सो इंटरेस्टिंग फीचर है, बोथ द एलोट्रॉप्स आर इंटर कन्वर्टिबल. ठीक है, आप इसको क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो. दे आर इंटर कन्वर्टिबल. इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास अल्फा सल्फर है, अल्फा सल्फर को अगर आप गर्म करते हैं और इट इज अबव 369 केल्विन तक. ठीक है, 369 केल्विन से ऊपर अबव 369 केल्विन, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बीटा सल्फर में. और इसको कूल डाउन करेंगे तो फिर से ये बीटा सल्फर जो है बिलो 369 केल्विन पे क्या हो जाएगा, अल्फा सल्फर पे कन्वर्ट हो जाएगा. सो दे आर these allotropes are interconvertible, और at 369 Kelvin both the sulfur are stable and coexist. मतलब देखो, अल्फा सल्फर को जब आप बीटा सल्फर में गर्म करोगे, चेंज करोगे, तो आपको उसको हीट कर देना पड़ेगा 369 केल्विन तक, तभी अल्फा सल्फर किस में कन्वर्ट होगा, बीटा सल्फर में. होता क्या है, इसके बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब में अपलोडेड हैं किस तरीके से अल्फा सल्फर को बीटा सल्फर में कन्वर्ट करोगे. तो कुछ नहीं, एक चाइना डिश में अगर हम सल्फर ले लें,
ठीक है। सल्फर का पाउडर होता है येलो कलर का, अल्फा सल्फर का। अब उसको हीट करोगे तो ये मेल्ट होने लगेगा, ठीक है। फिर एट 369 केल्विन में क्या होगा, अल्फा सल्फर भी एग्जिस्ट करता है, बीटा सल्फर भी एग्जिस्ट करता है। पर जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे अल्फा सल्फर किस में कन्वर्ट हो जाता है, बीटा सल्फर में। समझ रहे हैं। सो 369 केल्विन को हम बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। इसको भी नोट डाउन करना ज़रूरी है, एक आध नंबर के क्वेश्चन में ये आ सकता है कि ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है। सो एट 369 केल्विन जो है उसको ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलते हैं। इसमें बोथ द सल्फर आर स्टेबल एंड कोएग्जिस्ट। और अबव 369 केल्विन क्या होता है, अल्फा सल्फर बीटा सल्फर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सो ये बात हो गई अल्फा और बीटा सल्फर की जो इंटर कन्वर्टिबल है। एंड बोथ द सल्फर्स आर सॉल्यूबल इन CS2, है ना। ये जो सल्फर्स हैं अल्फा या बीटा सल्फर दोनों ही सल्फर हैं, दे आर सॉल्यूबल इन CS2, ठीक है। दे आर सॉल्यूबल इन CS2, वाटर में उतने सॉल्यूबल नहीं होते, दे आर सॉल्यूबल इन CS2, ठीक है। अब इनके शेप की बात करते हैं कि इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो अल्फा हो सल्फर हो या बीटा सल्फर हो, दोनों का ही जो केमिकल फॉर्मूला या स्ट्रक्चर है वो S8 होता है, ठीक है। सो अल्फा सल्फर एंड बीटा सल्फर एग्जिस्ट एज S8 मॉलिक्यूल। सो इसको नोट डाउन कर लो, कहीं इतना नोट डाउन कर लिया। अब अगला पॉइंट नोट डाउन कीजिए, अल्फा सल्फर एंड बीटा सल्फर एग्जिस्ट एज S8 मॉलिक्यूल, ठीक है। S8 मॉलिक्यूल में वो एग्जिस्ट करते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो इसका स्ट्रक्चर होता है पकड़ स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। जो क्राउन जैसा होता है, हमने क्लास 10th में बनाया था S8 का स्ट्रक्चर, जो क्राउन जैसा है, रिंग बना होता है उसमें, ठीक है। तो उसके जो S8 का स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं पकड़ स्ट्रक्चर। स्पेलिंग होती है PUCKERED, पकड़ रिंग स्ट्रक्चर ऑफ रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। जो S8 होते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, पकड़ रिंग स्ट्रक्चर। कैसा, क्राउन जैसा होता है, जैसे आप क्राउन बना लो, ऐसा ऐसा होता है क्राउन। तो इसका स्ट्रक्चर क्राउन जैसा होता है। और जो भी यहाँ पर नोड है वहाँ पर सल्फर लगा दो, तो ये बन गया पकड़ रिंग स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर S8, ठीक है। तो ये S8 देखो 8 है मॉलिक्यूल, यहाँ पर भी एक आएगा, ठीक है। सो 8 सल्फर के मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसका ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं पकड़ रिंग स्ट्रक्चर, जो क्राउन जैसा है। तो ये S8 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हो गया। पर जो सल्फर है ना, सिर्फ S8 मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, ये S6 से S20 तक के मॉलिक्यूल में अलग अलग तरीके से एग्जिस्ट करता है। इसके बहुत सारे एलोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है। कहाँ तक के मॉलिक्यूल, S6 से लेकर S20 तक के मॉलिक्यूल्स आपको सल्फर के मिल सकते हैं। तो इसमें आपकी बुक में S6 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जिसको हम बोलते हैं चेयर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। आप देखेंगे अपनी बुक में फिगर 7.5 बना भी हुआ है जो चेयर जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अब हम लोग S6 का स्ट्रक्चर देखते हैं। आई होप यू हैव ऑल कॉपीड दीज थिंग्स। और इस S6 को हम बोलते हैं साइक्लो S6, क्योंकि साइक्लिक रिंग के जैसा होता है, तो साइक्लो S6 बोलते हैं इसको, ठीक है। सो अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लो C6। सो इसका स्ट्रक्चर जो है इस तरीके से चेयर की तरह है, ठीक है। अब इसके हर एक नोड पे आप S लिख दीजिए। ठीक, तो 6S के मॉलिक्यूल। तो ये इसका स्ट्रक्चर कैसा है, चेयर की जैसा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लो S6, ठीक। तो ये हो गया सल्फर का एक और एलोट्रॉप्स। अगर हम इसी तरीके से सल्फर का टेम्परेचर बढ़ाते जाएं तो एट 1000 केल्विन पे जो सल्फर जो है वो S2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। S2 जैसे O2 होता है ना, वैसे ही S2 के फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सो एट हाई टेम्परेचर, अगला पॉइंट इसमें लिखेंगे
कितना टेम्परेचर बोला, 1000 केल्विन, ठीक है। सो एट वेरी हाई टेम्परेचर अबाउट 1000 केल्विन S2 is the dominant species, ठीक है। सो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाते हो, जो अब सल्फर कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, S2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, विच इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, तो यहाँ पर जो S2 मॉलिक्यूल है वो पैरामैग्नेटिक है, जैसे कि O2 मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक नेचर होता है। कैसे पता चलता है कि कोई मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है? हमने लास्ट क्लास में 11th में पढ़ा था MOT है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसमें हम बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाते थे, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाते थे और उसको फिल करते थे। तो यहाँ पर क्या होता है, S2 में जो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं, उसमें एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अनपेयर्ड, और अगर किसी मॉलिक्यूल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक। याद है, इस तरीके से होता था, सिग्मा 1s, सिग्मा 2s, इसको बोलते थे बॉन्डिंग ऑर्बिटल, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा स्टार 2s, इसको बोलते थे हम एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। तो S2 में क्या होता है कि S2 में एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए ये क्या होता है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है। पैरामैग्नेटिक मतलब ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, ठीक है। सो S2 इज दी डोमिनेंट स्पीशीज विच इज़ पैरामैग्नेटिक इन नेचर। सो यहाँ पर सिग्मा 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 1s, इस तरीके से हमने जो पढ़ा था MOT। अगर आप S2 मॉलिक्यूल का MOT बनाएंगे तो उसमें देखेंगे कि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में 2 जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर अनपेयर्ड, दैट्स व्हाई इट इज़ अ पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो ये बात हो गई इस एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर के, ठीक है। इसमें हमने क्या क्या देखा, एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर में हमने देखा कि जो सल्फर होते हैं उसके बहुत सारे एलोट्रॉप्स होते हैं, कुछ क्रिस्टलाइन होते हैं, कुछ एमॉर्फस होते हैं। क्रिस्टलाइन में हमने देखा अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर, जिसको रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक बोलते हैं। फिर हमने रोम्बिक और मोनोक्लिनिक में कंपैरिजन पढ़ा। फिर दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर पकड़ रिंग स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर। यहाँ पर जो ये एंगल होता है ना, ये एंगल होता है 107 डिग्री का, ठीक है। और यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ है इट इज़ 212 पिकोमीटर, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड लेंथ है इट इज़ 212 पिकोमीटर एंड द एंगल बिटवीन दिस बॉन्ड एंगल इज़ 107 डिग्री। उसके बाद हमने देखा S6 का स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लो S6 जो रिंग जैसा है, इसका स्ट्रक्चर चेयर के जैसा है, ठीक है। फिर हमने देखा कि जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, सो एट हाई टेम्परेचर S2 इज़ द डोमिनेंट स्पीशीज़। जो सल्फर है वो S2 के फॉर्म में मिलता है और वो पैरामैग्नेटिक नेचर होता है। क्यों? क्योंकि उसके जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं उसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, विच फॉर्म ऑफ सल्फर शोज पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। तो S2 मॉलिक्यूल शोज द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, वाई? बिकॉज इट हैज़ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, ठीक है। सो ये हो गया एलोट्रॉप्स। अब अगला हम लोग पढ़ते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, उसका प्रिपरेशन, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और उसके बाद हम उसके स्ट्रक्चर जो है SO2 का जो स्ट्रक्चर है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें जो SO2 का प्रिपरेशन है वो मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, आप खुद से पढ़ लेना। 3 प्रिपरेशन मेथड दिए हुए हैं, एक लैबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड है, एक इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड और एक सिंपल मेथड है कि सल्फर को अगर ऑक्सीजन में बर्न करोगे तो SO2 मिलेगा, ठीक है। तो हम सीधा उसकी सल्फर डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टीज़ में आते हैं और प्रॉपर्टीज़ के बाद उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ओके। सो फर्स्ट जो कंपाउंड है सल्फर का वो है सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। इसका प्रिपरेशन मेथड आप खुद से पढ़ लेना, आपकी बुक में 3 प्रिपरेशन मेथड दिए हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया कि जब हम सल्फ़र को बर्न करेंगे तो सल्फ़र डाइऑक्साइड बनेगा। दूसरा है लेबोरेटरी मेथड कि किसी भी सल्फाइट जो सॉल्ट है उसको अगर हम उसमें अगर डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे तो फिर क्या बन जाएगा, SO2 गैस बन जाएगा। और थर्ड जो है इंडस्ट्रियल मेथड है, उसमें क्या होता है ना कि इंडस्ट्रियल मेथड में जो और एक्सट्रैक्शन होता है, ठीक है, उस समय अगर हम किसी सल्फाइड ओर की रोस्टिंग करते हैं तो उस समय SO2 गैस एज अ बाई प्रोडक्ट निकलता है, ठीक है। क्लास 10 में हमने सब पढ़ा हुआ है रोस्टिंग, कैल्सिनेशन। तो रोस्टिंग क्या होता है, सल्फाइड ओर को इन दी एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन बर्न करना क्या होता है, रोस्टिंग होता है। तो जब रोस्टिंग का प्रोसेस होता है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ठीक है। तो ये तीनों मेथड आपकी बुक में दिए हुए हैं जो आप खुद से पढ़ लेंगे। हम अब इसमें आते हैं प्रॉपर्टीज़ में। सो इट इज़ अ कलरलेस गैस,
गैसियस फॉर्म में होता है SO2, ये कलरलेस गैस होता है, इट हैज़ पंजेंट स्मेल, इट इज़ हाईली सॉल्यूबल इन वाटर एंड इट हैज़ एसिडिक कैरेक्टर। मतलब आप SO2 को वाटर में डालोगे तो क्या मिलेगा, एसिड मिलेगा, ठीक है, H2SO3 एक एसिड मिलता है। दूसरा है अगर आप इसका हेलोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, जैसे SO2 का रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, क्लोरीन से, तो हमको क्या मिलता है, SO2Cl2 मिलता है, ठीक है। ये SO2Cl2 का नाम है सल्फ्यूरिल क्लोराइड, इसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिल क्लोराइड। तो लिख लेंगे इसका नाम सल्फ्यूरिल क्लोराइड, ठीक है। अगला जो इसका बहुत कैरेक्टरिस्टिक है वो है इट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। रिडक्शन मतलब क्या समझते हो, रिडक्शन मतलब देयर इज अ डिक्रीज इन दी ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ये एक एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिड्यूस कर देता है सामने वाले कंपाउंड को, ठीक है। जैसे फेरिक को फेरस में कन्वर्ट कर देगा, फेरिक में कितना होता है, फेरिक मतलब Fe3+, उसको Fe2+ में कन्वर्ट कर देगा। Fe3+ मतलब देखो यहाँ 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, सो देयर इज अ रिडक्शन इन दी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है किसका, फेरिक का फेरस में। तो वो SO2 क्या करता है, फेरिक को फेरस में कन्वर्ट कर देता है। जैसे यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर Fe का जो है ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, देखो यहाँ पर इसकी वैलेंसी 3 हो गई कि नहीं, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, Fe2SO4 थ्राइस, आपको याद होगा क्रॉस में वैलेंसी जाती है, तो इसकी वैलेंसी 3 है, तो +3 है ना। अब यहाँ पर देखो इसकी वैलेंसी यहाँ पर क्या है, +2, तो यहाँ पर हो रहा है फेरिक से फेरस में कन्वर्शन है, और SO2 कैसे कर रही है, SO2 ही उसका रिडक्शन कर रहा है, इसलिए यहाँ पर SO2 एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा है, ठीक है। दूसरा इसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये जो एग्जाम्पल है ये डिटेक्शन टेस्ट के लिए भी यूज़ होता है। SO2 के डिटेक्शन के लिए भी हम ये वाला एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई गैस दी हुई है और आपको पता करना है कि SO2 गैस है, तो ये वाला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, जिससे हमको पता चल जाएगा कि जो गिवन गैस है वो SO2 है कि नहीं। क्या होता है ना, जब SO2 गैस KMnO4 से मिलती है, रिएक्ट करती है SO2 गैस KMnO4 के साथ, तो क्या बना लेती है, MnSO4। यहाँ पर भी रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पर Mn का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +7 है, यहाँ पर Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो ये KMnO4 को रिड्यूस कर दे रहा है। ये जो KMnO4 है ना, ये पिंक वॉयलेट कलर का होता है। तो जब इसमें SO2 गैस डालते हैं तो ये SO2 इसको रिडक्शन कर देता है और इसको डीकलराइजेस कर देता है, मतलब कलरलेस सॉल्यूशन में चेंज कर देता है, ठीक है। जो पिंक कलर का सॉल्यूशन है KMnO4, ये पिंक कलर को किस में चेंज कर देता है, कलरलेस में, सो इट डीकलराइजेस दी KMnO4। तो ये उसका डिडक्शन टेस्ट है कि अगर हमारे पास कोई गैस है, हमको पता करना है कि वो SO2 है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसको KMnO2 से रिएक्ट कराएंगे। तो अगर वो जो KMnO4 का पिंक कलर चला जाता है, तो उसका मतलब क्या है, जो गैस है वो SO2 गैस, अगर नहीं जाता मतलब वो SO2 गैस नहीं है, ठीक है। सो SO2 क्या करता है, KMnO4 को रिड्यूस कर देता है, सो इट डीकलराइजेस दी KMnO4, ओके। तो यहाँ पर लिखेंगे इसको, इट लिख लीजिए, इट डीकलराइजेस पिंक वायलेट कलर ऑफ एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन, दिस रिएक्शन सर्व्स एज अ कन्वीनियंट टेस्ट फॉर दी SO2, ठीक है, लिख लिए, इट डीकलराइजेस पिंक वायलेट कलर ऑफ एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। ये जो SO2 है, इट डीकलराइजेस दी एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट एंड दिस रिएक्शन सर्व एज अ कन्वीनियंट टेस्ट फॉर दी गैस, ठीक है। सो आपकी बुक का ये क्वेश्चन आप देखेंगे 7.22, हाउ इज़ द प्रेजेंस ऑफ SO2 डिटेक्टेड। आपको कैसे पता चलेगा कि SO2 गैस है, तो कैसे पता चलेगा, इस टेस्ट से, ठीक है। इस टेस्ट से हम पता कर सकते हैं कि जो हमारे पास जो गैस है वो SO2 है कि नहीं। तो आपको ये रिएक्शन लिख के बताना पड़ेगा कि इट डीकलराइजेस दी KMnO4, पिंक वॉयलेट कलर ऑफ द KMnO4, ये क्या कर रहा है, यहाँ पर रिड्यूस कर रहा है KMnO4 को MnSO4 में। सो क्लियर हो गया, यहाँ पर ये डिटेक्शन टेस्ट में यूज़ होता है SO2 के, ठीक। तो ये है उसके कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ SO2 के। अब हम लोग देखते हैं इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। सो SO2 का अगर आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से बनता है, और इस पर 2 लोन पेयर हुए होते हैं, ठीक है, और इन सब की वैलेंसी क्या होती है, कंप्लीट होगी इस तरीके से। सो दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर SO2, पर आप जरूरी है कि ऐसे ही बनाए, हो सकता है कि ये डबल बॉन्ड इधर हो और सिंगल बॉन्ड इधर हो, तो इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से भी बन सकता है,
ठीक है। तो ये भी एक SO2 का स्ट्रक्चर है, ये भी दोनों ही करेक्ट है, तो इसका हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर लेते हैं। सो हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं, जब एक्सपेरिमेंटली क्या पाया गया कि इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, इस तरीके से SO2 का स्ट्रक्चर होता है। दिस इज अ हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ये क्या है, हाइब्रिड रेजोनेंस स्ट्रक्चर, और ये उसके कैनोनिकल फॉर्म्स हैं, ठीक है, ये कैनोनिकल फॉर्म है, दैट इज अ रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। यहाँ पर जो S है, इस S पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, आप देखो इस S पे हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। कैसा होता है, अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है सो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करो, और अगर लोन पेयर है तो उसको ऐड कर दो। सो कितने सिग्मा बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में एक एक बॉन्ड क्या होते हैं, सिग्मा, और दूसरा क्या होता है, पाई। तो एक दो सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है, तो 3 का मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया उस पे, sp2। तो ये वाले S पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है। समझ में आया कि क्या हाइब्रिडाइजेशन है इसमें, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन है आपकी बुक में ही, कमेंट ऑन द नेचर ऑफ 2 SO बॉन्ड फॉर्म्ड इन SO2 मॉलिक्यूल्स, आर द 2 SO बॉन्ड इन दिस मॉलिक्यूल इक्वल, ठीक है, आपकी बुक का क्वेश्चन है। सो आपको बताना है कि ये जो 2 SO बॉन्ड है उसका नेचर क्या होता है, मतलब वो p पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, किस टाइप का बॉन्ड है, और पूछता है आर द 2 SO बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल इक्वल, क्या ये 2 SO बॉन्ड इक्वल होते हैं क्या। तो हाँ, ये दोनों SO बॉन्ड इक्वल होते हैं। क्यों इक्वल होते हैं, क्योंकि रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर की वजह से ही ये दोनों ही बॉन्ड क्या होते हैं, इक्वल। अगर हम कैनोनिकल में देखें तो कैनोनिकल फॉर्म में इक्वल नहीं है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है और डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होती है। तो ऐसे देखेंगे तो ये बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, ये बॉन्ड लेंथ कम होगी। पर जब हम इसका हाइब्रिड रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों ही बॉन्ड लेंथ इक्वल है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड आ जाता है बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस, ठीक है। तो अब इसके हम देखते हैं कि इसमें किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन है और इनके जो बॉन्ड है उसका नेचर क्या है, ये p पाई बॉन्ड है या p पाई d पाई बॉन्ड है, ये देखते हैं, ठीक है। तो इसके हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करते हैं। तो मैंने बताया कि SO2 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हमने निकाल लिया, ठीक है। सो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हम क्या करते थे, पहले हम क्या करते हैं, जो सेंट्रल एटम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, ठीक है। तो सबसे पहले इसका ग्राउंड स्टेट में बनाते हैं। ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 3s से शुरू कर रही हूँ, ये है 3s और इधर है 3p, 3p में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 3d ऑर्बिटल्स क्या है, खाली है अभी, तो ये है 3d ऑर्बिटल्स। अब क्या होगा, इसका एक्साइटेशन होगा। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, एक जो इलेक्ट्रॉन है वो लोअर ऑर्बिट से एक्साइट होके कहाँ चला जाएगा, 3d ऑर्बिटल में चला जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या होगा, एक्साइट होगा और जंप करके कहाँ चला जाएगा, 3d ऑर्बिटल में चला जाएगा, ठीक है। अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 मतलब एक s और 2 p के क्या होंगे, हाइब्रिडाइज्ड होंगे, ठीक है। सो इसका हाइब्रिड स्टेट अगर मैं बनाऊं तो हाइब्रिड स्टेट में ये 3 हो गए मेरे पास, ये तीनों क्या हो गए, हाइब्रिड स्टेट में आ गए, ये sp2 ऑर्बिटल्स बन गए मेरे। और ये दोनों ये सब क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये है एक 3p का ऑर्बिटल है और ये 3d के ऑर्बिटल्स हैं जो अनहाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। ये हाइब्रिडाइज्ड है और ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। अब इनका क्या होगा, ओवरलैपिंग होगा ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। सो ऑक्सीजन में क्या होगा, 2 ऑक्सीजन है। सो ऑक्सीजन का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो क्या होता है, 1s2 2s2 2p4, ठीक है, ठीक 2p4।
सो देखो 2p4 है, मतलब क्या होगा उसका, इस तरीके से होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 2 ऑक्सीजन है, दोनों के इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होंगे। तो क्या होगा, ये और ये आपस में ओवरलैप करेंगे, ये और ये आपस में ओवरलैप करेंगे और कैसे बॉन्ड बनाएंगे, सिग्मा। क्योंकि जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो हमेशा कैसे बॉन्ड बनाते हैं, सिग्मा। अब ये और ये ऑर्बिटल्स बच गए हैं, तो ये और ये कैसे बनाएंगे, देखो ये p है, ये भी p है, तो यहाँ पर बनेगा p पाई बॉन्ड। पर ये d ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, d पाई p पाई बॉन्ड। ठीक है, सो यहाँ पर अगर आप देखोगे, एक्चुअली ये ऐसा नहीं होगा, ये ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर बनेगा सिग्मा बॉन्ड और दूसरे ऑक्सीजन के साथ भी यहाँ पर इस तरीके से सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ये वाले के साथ, और ये इसके साथ और ये इसके साथ क्या बनाएंगे, p पाई d पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो इसमें एक जो बॉन्ड होता है वो p पाई बॉन्ड होगा, एक सिग्मा होगा और ये होगा p पाई बॉन्ड, और यहाँ पर होता है एक सिग्मा और p पाई d पाई बॉन्ड। ठीक है, तो इनका नेचर क्या होगा, एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक p पाई बॉन्ड और एक p पाई d पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, और दोनों ही बॉन्ड लेंथ सेम होगा, क्यों, बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो इसका आंसर पूरा इस तरीके से आप इसका बनाएंगे और फिर इसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, इसमें अगला जो क्वेश्चन है 7.20, व्हाट हैपेंस व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Fe3 सॉल्ट। क्वेश्चन समझ रहे हैं, हम SO2 गैस को पास कर रहे हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Fe3 सॉल्ट। कोई भी Fe3 का सॉल्ट है, Fe3 मतलब जैसे कि अभी हमने देखा Fe2SO4 थ्राइस, ये सॉल्ट है, Fe3 का सॉल्ट है। तो अगर इस सॉल्ट में आप डालते हो SO2 गैस तो क्या हो जाएगा, ये Fe3 का रिडक्शन हो जाएगा Fe2 में। ठीक है, तो इसका भी आंसर आपकी बुक में ही है, इसी क्वेश्चन के ऊपर ही आपको इसका रिएक्शन लिखा हुआ है। 2Fe3 प्लस SO2 प्लस 2H2O गिव्स 2Fe2 प्लस SO4 2 माइनस 4H प्लस। ठीक है, समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Fe3 सॉल्ट। सो Fe3 सॉल्ट है, Fe3 प्लस का एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में मतलब क्या होगा, वाटर भी होगा। इसमें हम क्या डाल रहे हैं, SO2 डालेंगे, तो क्या होगा पूछ रहे हैं, तो क्या होगा, Fe3 प्लस किस में चेंज हो जाएगा, Fe2 प्लस में उसका रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, और क्या बनेगा, सल्फेट आयन बनेगा, और क्या बनेगा, 4H प्लस H2SO4 बनता है। ठीक है, सो ये उसका रिएक्शन होगा कि Fe3 प्लस में अगर हम SO2 डालेंगे तो Fe2 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, सल्फेट आयन बनेगा और H प्लस आयन बनेगा। सो ये रिएक्शन है, इसको हमको फिर बैलेंस करना है। ठीक है, सो ये होता है कि फेरिक जो है वो फेरस में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब क्या हो रहा है, आयरन 3 का रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि SO2 इट एक्ट एज एन रिड्यूसिंग एजेंट के अभी जस्ट मैंने आपको बताया। तो ये तीनों क्वेश्चन है 7.20, 7.21, 7.22। ठीक है, इसके आंसर भी मैं भेज दूंगी, आपको उसी तरीके से लिखना है और याद करना है। ठीक है, अब है सल्फर डाइऑक्साइड का यूजेस। तो इसका यूजेस क्या होता है, इसका यूज़ होता है रिफाइनिंग पेट्रोलियम एंड शुगर। ठीक है, शुगर और पेट्रोलियम के रिफाइनिंग में यूज़ होता है, वूल और सिल्क के ब्लीचिंग में यूज़ होता है, एंटीक्लोर, डिसइंफेक्टेंट, प्रिजर्वेटिव, तो इसके बहुत सारे यूज़ हैं। लिक्विड SO2 इज़ यूज्ड एज अ सॉल्वेंट टू डिजोल्व अ नंबर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स। तो ये सब इसके यूजेस हैं जिसको आप याद कर लेना। ठीक, अब है अगला जो पॉइंट है ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। ठीक है, ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर मतलब ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं, ऐसे एसिड जिसमें ऑक्सीजन भी होंगे और हाइड्रोजन तो होंगे ही होंगे, क्योंकि एसिड है तो हाइड्रोजन तो होना ही है। ठीक है, सो ऑक्सो एसिड मतलब सल्फर के वो एसिड जिसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होगा, उसको बोलेंगे ऑक्सो एसिड। एक आध एग्जांपल पता है आपको सल्फर का एसिड जिसमें ऑक्सीजन हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, किंग ऑफ द केमिकल, दैट इज H2SO4। सो सल्फर के बहुत सारे ऑक्सो एसिड्स हैं, पर हमको पढ़ने हैं 4 जो आपकी बुक में दिए हुए हैं। पहला है H2SO3, H2SO4, H2S2O8 और H2O7। इन सब का सिर्फ स्ट्रक्चर ही पढ़ना है हम लोग को। ठीक है, आपकी बुक में अगर आप सिलेबस उठा के देखते हो तो सिलेबस में लिखा है स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर ओनली, सिर्फ स्ट्रक्चर ही पढ़ना है। तो इनका लुईस स्ट्रक्चर कैसे बनेगा वो हम लोग देखेंगे। ठीक है,
पर स्ट्रक्चर याद रखने के लिए आपको फॉर्मूला याद रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो सल्फ्यूरस एसिड क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है जिसको हम ओलियम भी बोलते हैं, देन पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, इन सब के नाम, इन सब का फॉर्मूला और इन सब का स्ट्रक्चर, तीनों ही इंपॉर्टेंट, सभी चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, तो पहला हम लोग देखते हैं H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। क्या है इसका, H2SO3, ठीक। तो इसमें सेंट्रल एटम क्या होगा, सल्फर होगा सेंट्रल एटम, ठीक है। H2SO3 बस एक ऐसा एसिड है जिसमें सल्फर में लोन पेयर्स होते हैं, बाकी किसी भी एसिड में सल्फर में लोन पेयर नहीं होते। तो ये बात ध्यान देने वाली बात है कि H2SO3 में सल्फर में क्या होगा, एक लोन पेयर होगा और फिर 3 ऑक्सीजन होंगे, ठीक है। तो एक ऑक्सीजन के साथ तो ये डबल बॉन्ड बनाता है, बाकी दोनों ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगा, सिंगल बॉन्ड। पर ऑक्सीजन की तो 2 वैलेंसीज होती हैं, तो एक वैलेंसी तो यहाँ कन्वर्ट हो गई, दूसरी वैलेंसी के लिए वो किससे करेगा, हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करेगा। तो ये बन गया H2SO3, ठीक है। अगला जो है वो है H2SO4 जिसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, बहुत ही फेमस है, किंग ऑफ द केमिकल, H2SO4, ठीक है। अब इसका कैसे बनेगा, अब एक और O है, ठीक है। तो अब ये जो 4th नंबर का O है वो किसके, इस सल्फर के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। ये जो लोन पेयर है सल्फर के पास, उसको वो शेयरिंग में ले लेगा और उसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ठीक। तो किस तरीके से बनेगा, तो ऑलमोस्ट सेम है, बस यहाँ पर जो यहाँ सल्फर के पास जो लोन पेयर थे, अब उसके साथ क्या करेगा, ऑक्सीजन बॉन्ड बना, उस इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग कर लेगा और बॉन्ड बना लेगा। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ H2SO3 और H2SO4, बहुत ईजी है। यहाँ पर जो लोन पेयर है उसको हटा के वहाँ पर क्या जोड़ देना है, ऑक्सीजन जोड़ देना है, तो ये बन जाएगा H2SO4। अगला जो है इट इज़ पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लिया। पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है H2S2O8, ठीक है। अभी पर ऑक्सो जहाँ भी पर वर्ड आता है ना, इसका मतलब है कि वह ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो दो सल्फर है तो 2 सल्फर बना दो, ठीक है। अब इस तरीके से बॉन्ड रहेगा, कितने O है, 8 है, तो 2 मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिए। ऑलमोस्ट इसी के जैसा ही स्ट्रक्चर है, ठीक है, सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा। ठीक है, ऑलमोस्ट H2SO4 जैसा ही स्ट्रक्चर रहता है, बस यहाँ पर क्या होगा, एक O जो है वहाँ से H को हटा देंगे और उसके साथ दूसरा O जोड़ देंगे, ठीक है। देखो ये पूरा H2SO4 जैसा ही बना है, एक O है, यहाँ पर भी O है, OH है, यहाँ पर का H को हटा के हमने उसको O के साथ कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये बन गया है पर ऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड, ओके। स्ट्रक्चर याद रखना ज़रूरी है क्योंकि इसका सिर्फ स्ट्रक्चर ही हमारे काम का है और बाकी इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह हमको कुछ भी नहीं पढ़ना है। पर ऑक्सो है मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच क्या होगा, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होगा। सो ये हो गया पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। जो अगला है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, इट इज़, इसका भी डायग्राम कुछ इसी के जैसा है पर वहाँ पर O7 रहेगा, ठीक है। जो ओलियम है उसमें O7 रहता है। सो नेक्स्ट इज पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, जिसको क्या बोलते हैं, ओलियम। इसका है H2S2O7। तो सेम डायग्राम है, O7 मतलब एक ऑक्सीजन कम रहेगा तो ये वाला ऑक्सीजन हटा दो, ठीक है। तो सेम स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है, और यहाँ पर सिंगल O से उनको कनेक्ट कर दो तो ये बन जाएगा हमारा ओलियम H2S2O7। सो 4 टाइप के ऑक्सो एसिड हैं, सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरिक, परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड एंड पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। सबका डायग्राम ऑलमोस्ट सेम ही है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है।
फॉर्मूला याद हो तो आप इजीली उसको बना सकते हो, ठीक है। सो अगला जो टॉपिक है सल्फ्यूरिक एसिड, जो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड का जो प्रिपरेशन मेथड है, मैन्युफैक्चरिंग मेथड है, वो इम्पॉर्टेंट है। उसके जो रिएक्शंस हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नीट IIT से भी उसके क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको हम लोग अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। और हो सकता है हम ग्रुप नंबर 17 भी स्टार्ट कर दें उसके बाद फिर, ठीक। इस वीडियो में कोई डाउट हो जस्ट लेट मी नो। थैंक यू।